हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। हम मॉडर्न हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में भी पढ़ चुके हैं एंड मौर्यन किंग्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। मौर्यन किंग्स में हमने कौन कौन से किंग्स पढ़े। जो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, जो फाउंडर माने जाते हैं मौर्यन डायनेस्टी के। उनके बाद उनके बेटे आए बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी बोला जाता है, अविशाकदत्त भी बोला जाता है एंड बिंदुसार को एमिटोक्रेटस, विंदुपाल, सिंहसेन एंड भद्रसेन, ये सब बिंदुसार को बोला जाता है। फिर बिंदुसार के बाद आए अशोका। अशोका ने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को, मौर्यन राज्य को बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ा दिया। उसके बाद हमने अशोका के धम्म के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, तो अब हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो मौर्यों का शासन था वो कैसे कैसे चलाया जाता था और कौन कौन लोग थे, कौन कौन ऑफिसर्स होते थे जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ऑफिसर्स काम करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब मौर्यों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो सेंट्रलाइज था। मतलब एक जगह से ही उनका पूरे राज्य का शासन चलाया जाता था, उनकी कैपिटल से। ठीक है, तो सबसे पहले है द किंग। द मौर्यन गवर्नमेंट वाज अ सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी ऑफ विच द न्यूक्लियस वाज द किंग। मौर्यन गवर्नमेंट थी जो, वो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी जिसमें ना जो किंग था वो न्यूक्लियस था। मतलब जैसे हमने साइंस में पढ़ा है, कोई भी सेल होती है उसके बीच में मिड में बिल्कुल एक न्यूक्लियस का काम करता है, जो वो होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे ही जो किंग था ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था, तो वो न्यूक्लियस का काम करता था, वो न्यूक्लियस था। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य या चाणक्य, देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। कौटिल्य या चाणक्य क्या कहते हैं कि यहाँ पर 7 एलिमेंट्स थे किसी भी स्टेट के। तो इस 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट को क्या कहा जाता है? सप्तांगा थ्योरी। क्या कहा जाता है? सप्तांगा थ्योरी। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स थे। सबसे पहले थे राजा, द किंग। सेकंड थे अमात्या, द सेक्रेटरीज। थर्ड जनपदा, टेरिटरी। फोर्थ दुर्ग, फोर्ट। कोशा, द ट्रीजर। सेना, आर्मी एंड मित्रा, द फ्रेंड। ये 7 थे जो वो एलिमेंट्स होते थे स्टेट के। राजा, अमात्या, जनपदा, दुर्ग, कोशा, सेना एंड आर्मी। द किंग वॉज रिगार्डेड एज द सोल अमंग ऑल द 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। जो किंग थे, जो राजा होते थे, वो सोल माने जाते थे, आत्मा माने जाते थे इन 7 एलिमेंट्स की। ठीक है, नेक्स्ट है द मंत्री परिषद। अब एक मंत्री परिषद होती थी। द किंग वॉज असिस्टेड बाय मंत्री परिषद। जो किंग थे ना, राजा थे, वो किसके द्वारा असिस्ट किए जाते थे, किसके द्वारा उनको सहायता दी जाती थी? मंत्री परिषद के द्वारा। हुज मेंबर इंक्लूडेड, जो मंत्री परिषद थे उसमें कौन कौन से मेंबर होते थे? द युवराज, द क्राउन प्रिंस। जो क्राउन प्रिंस, युवराज होते थे, जो राजा के ही बेटे होते थे, वो होते थे। द पुरोहित, द चीफ प्रीस्ट। एक पुरोहित होते थे जो सबसे मुख्य ब्राह्मण होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो होते थे। द सेनापति, और एक सेनापति होते थे, द कमांडर इन चीफ। एंड फोर्थ कौन सा था? ए फ्यू अदर मिनिस्टर, और कुछ अदर मिनिस्टर्स होते थे। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स। मतलब कौन कौन से इम्पोर्टेंट पद होते थे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऑफिशियल पद थे। तो सबसे पहले देखिए सन्निधाता। सन्निधाता कौन होते थे? चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। चीफ ट्रेजरी होता है कोष वगैरह के ध्यान रखने वाला। तो सन्निधाता कौन थे? चीफ ट्रेजरी ऑफिसर थे वो। समाहर्ता, समाहर्ता कौन थे? द कलेक्टर जनरल ऑफ रिवेन्यू। समाहर्ता जो कर को इकट्ठा करते थे, रिवेन्यू को इकट्ठा करते थे। व्यवहारिका या धर्माष्ठा, धर्माष्ठा कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ धर्म स्थायी न्यायालय या सिविल कोर्ट। जो सिविल कोर्ट के मामले देखते थे ना, उनके चीफ जस्टिस थे, उनको व्यवहारिका या धर्माष्ठा बोला जाता है। नेक्स्ट है परदेष्टा। परदेष्टा कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ कंतका शोधन न्यायालय या क्रिमिनल कोर्ट। जो क्रिमिनल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे ना, उनको परदेष्टा बोला जाता है। नेक्स्ट है धम्म महामात्रा। धम्म महामात्रा कौन होते थे? ए न्यू पोस्ट क्रिएटेड बाय अशोका। ये हमने पहले पढ़ा है कि अशोका ने एक न्यू पोस्ट क्रिएटेड की थी। कौन सी? धम्म महामात्रा। एम्पावर्ड विद द ड्यूअल फंक्शन, और इनको धम्म महामात्रा को ड्यूअल फंक्शन दिए गए, 2 काम दिए गए। ऑफ प्रोपेगेटिंग धम्मा एंड टेकिंग केयर ऑफ द कॉमन फोक ऑफ फॉर देयर मटेरियल वेल बींग। इनको क्या काम दिया गया? धम्म को फैलाना, प्रोपेगेट करना एंड टेकिंग केयर ऑफ द कॉमन फोक, और जो नॉर्मल लोक कला थी ना, लोक मतलब साहित्य था, उसको टेकिंग केयर करना।
नेक्स्ट है राष्ट्रपाला या कुमारा। राष्ट्रपाल या कुमार क्या काम करते थे? द वॉइस रॉय इन चार्ज ऑफ द प्रोविंस। जो किसी भी प्रांत का था ना, वो उसका वॉइस रॉय होता था। नेक्स्ट है प्रदेशिका। प्रदेशिका कौन थे? दे वर द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। जो नई डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती थी उनके मैजिस्ट्रेट होते थे। नेक्स्ट है रज्जुकास। रज्जुकास कौन होते थे? दे वर द लेटर डे पटवारीज। ये पटवारीज होते थे एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वेइंग एंड असेसिंग लैंड। जो लैंड से संबंधित काम करते थे होते थे रज्जुकास। नेक्स्ट है युक्ता। ए सब ऑर्डिनेट रिवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक रिवेन्यू ऑफिसर, देखो हमने समाहर्ता भी पढ़ा था, लेकिन युक्ता जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते थे उनको युक्ता बोला जाता था। ये सब ऑर्डिनेट होते थे। नेक्स्ट है स्थानिका। स्थानिका कौन होते थे? द कलेक्टिंग ऑफिसर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रदेशिका। वो कलेक्टिंग ऑफिसर जो प्रदेशिका के अंडर होते थे। ठीक है, प्रदेशिका जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे ना, उनके अंडर में ये होते थे स्थानिका। नेक्स्ट है गोपा। गोपा रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स। गोपा अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, मतलब क्या क्या कौन कौन से कर आते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, उनका कोष कैसा है, उसके बारे में गोपा रिस्पॉन्सिबल होते थे। नेक्स्ट नागरिका। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाले ऑफिसर होते थे नागरिका। अक्षपाताला। अक्षपाताल कौन होते थे? अकाउंटेंट जनरल होते थे। सीताध्यक्षा। सीताध्यक्षा होते थे सुपरवाइज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को जो सुपरवाइज करते थे वो सीताध्यक्षा। नेक्स्ट है पन्याध्यक्षा। पन्याध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के सुपरिटेंडेंट होते थे। नेक्स्ट है समष्टाध्यक्षा। समष्टाध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट। मार्केट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें बिक रही हैं, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, उनके बारे में जानकारी रखते थे समष्टाध्यक्षा। पोतवाध्यक्षा। पोतवाध्यक्षा कौन थे? सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। वेट्स एंड मेजर्स के सुपरिटेंडेंट थे। नवाध्यक्षा या नावाध्यक्षा। नावाध्यक्षा थे सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप्स। शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष कलेक्टर ऑफ टोल्स। टोल्स को जो इकट्ठा करते हैं। टोल क्या होते हैं? जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो कर लिया जाता है उसको टोल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है अक्षराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष कौन थे? सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस। खनन वगैरह का जो सुपरिटेंडेंट होते थे उनको अकाराध्यक्ष बोलते थे। एंड लोहाध्यक्ष सुपरिटेंडेंट ऑफ आयरन। आयरन के जो सुपरिटेंडेंट होते थे। तो ये आप देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आ जाते हैं। जैसे आपसे कुछ भी बोले, नागरिक का क्या मतलब होता है, गोपा का क्या मतलब होता है, या फिर ये कौन से एडमिनिस्ट्रेशन से या कौन से पीरियड से संबंधित है, ये सब इंपॉर्टेंट, ये आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, देखो ये कुछ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन दिए गए हैं, ठीक है, कि भाई कौन कौन सी जगह पर कैसा कैसा मतलब कहाँ पर कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको क्या नाम दिया गया था, उनकी कैपिटल कौन सी थी। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे फर्स्ट प्रोविंस है उत्तरापथ। उत्तरापथ मतलब नॉर्दर्न प्रोविंस, नाम से ही उत्तरापथ नॉर्दर्न प्रोविंस। इसकी कैपिटल कौन सी थी? तक्षशिला। अवंती राष्ट्रा, अवंती राष्ट्रा कौन सी थी? वेस्टर्न प्रोविंस थी। उसकी राजधानी कौन सी थी? उज्जैन। प्राची, प्राची कौन सी थी? ईस्टर्न एंड सेंट्रल। प्राची कौन सी थी? ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविंस। इसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा। कलिंगा, कलिंगा की कलिंगा ईस्टर्न प्रोविंस। इसकी कैपिटल तोशाली। नेक्स्ट है दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की साउदर्न प्रोविंस। इसकी कैपिटल सुवर्णगिरी। कौन सी? सुवर्णगिरी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रोविंसेस है और ये उनकी कैपिटल है, तो इनको आप देख लेना। नेक्स्ट है नोट, अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ रॉक एडिक्ट रुद्रदामन। जूनागढ़ रॉक एडिक्ट रुद्रदामन के है जो सौराष्ट्र, ये कहाँ पर है? सौराष्ट्र वाज गवर्नड बाय पुष्यगुप्ता। क्योंकि भाई सौराष्ट्र किसके द्वारा गवर्न किया जाता था? पुष्यगुप्ता के द्वारा। द वैश्य, ये एक वैश्य होते थे एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। एंड बाय यवन किंग तुषापा एट द टाइम ऑफ अशोका। तो जो सौराष्ट्र थे ना, सौराष्ट्र था वो पहले तो गवर्न किया जाता था पुष्यगुप्ता के द्वारा, जो वैश्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। एंड जब अशोका का टाइम आया तो यवन किंग तुषापा, उस टाइम में यवन किंग तुषापा करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं कि भाई कौन कौन सी यूनिट होती थी और उनको हेड कौन कौन करता था, उनके हेड कौन कौन होते थे। जैसे चक्रा, चक्रा होता है द प्रोविंस, जो किसी प्रांत को बोलते हैं ना, उसको एडमिनिस्टर करने वाली यूनिट होती है चक्रा। उसके हेड कौन माने जाते हैं? राष्ट्रपाला या कुमारा। कौन माने जाते हैं? राष्ट्रपाला या कुमारा। आहार या वैश्या या डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने वाली यूनिट होती है उसको बोलते हैं आहार या वैश्या।
इसके हेड कौन होते हैं? प्रदेशिका एडमिनिस्ट्रेटिव करने वाले एंड रज्जुका लैंड रिवेन्यू इकट्ठा करने वाले। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेट कौन करते हैं? प्रदेशिका, एंड जो लैंड रिवेन्यू करते हैं वो रज्जुका। थर्ड है संग्रहणा। संग्रहण होता है अ ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस, 10 विलेजेस का ग्रुप, उसको हेड कौन करता था? गोपा। कौन करता था? गोपा। नेक्स्ट है ग्राम। ग्राम क्या होता है? विलेज। विलेज को कौन करता था? ग्रामिका। तो विलेज को कौन करता था? ग्रामिका। तो ये भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। उनका म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? कौटिल्य डिवोट्स अ फुल चैप्टर टू द रूल्स ऑफ नागरिक। कौटिल्य ने एक फुल चैप्टर दिया है, अपनी बुक थी ना उनकी जो क्या थी? अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने पूरा चैप्टर दिया है नागरिक के ऊपर। नागरिक क्या है? इट इम्प्लाइज सिटी सुपरिटेंडेंट, जो सिटी का सुपरिटेंडेंट होता था उसके बारे में। हिज चीफ ड्यूटी वाज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। उसकी जो चीफ ड्यूटी होती थी वो मेंटेनेंस करना लॉ एंड ऑर्डर को, किसमें? सिटी में। नेक्स्ट है मेगास्थनीज अकाउंट ऑफ द सिस्टम। मेगास्थनीज का जो अकाउंट है उसमें क्या बताया गया है? क्या 6 कमेटीज ऑफ 5 मेंबर्स ईच। 6 कमेटियाँ होती थी और हर कमेटी में 5-5 मेंबर होते थे एंड देयर फंक्शन, और उनके वो काम करते थे। तो देखिए फर्स्ट कमेटी कौन सी होती थी? इंडस्ट्रियल आर्ट की। इंडस्ट्रियल आर्ट की। सेकंड होती थी एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स। थर्ड होती थी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। फोर्थ होती थी ट्रेड एंड कॉमर्स करने की। फिफ्थ होती थी पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। सिक्स्थ होती थी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन द आर्टिकल्स सोल्ड 1/10 ऑफ द परचेज प्राइस। तो ये 6 कमेटीज होती थी। फर्स्ट होती थी इंडस्ट्रियल आर्ट्स के बारे में, सेकंड थी फॉरेनर्स का एंटरटेनमेंट करने के बारे में, थर्ड थी जो बच्चे पैदा होते हैं या जिनकी डेथ होती है उनके बारे में रजिस्ट्रेशन करने की, फोर्थ होती थी ट्रेड एंड कॉमर्स की, एंड फिफ्थ होती थी पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, कि कौन कौन सी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होंगी, कौन कौन सी चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी पब्लिक सेल के लिए, एंड सिक्स थी टैक्सेस वगैरह को कलेक्ट करना। ठीक है, तो ये 6 कमेटीज़ होती थी। नेक्स्ट है आर्मी, कि उनकी आर्मी कैसी थी। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज द मेंटेनेंस ऑफ अ ह्यूज आर्मी। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था ना मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कौन सा था? उनके पास एक बहुत ह्यूज आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी थी, उसको मेंटेन करना। दे ऑल्सो मेंटेन द नेवी, वो नेवी को भी मेंटेन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी was carried by a board of 30 officers divided into 6 committees। ये वही हो गया ना जो मेगास्थनीज के एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आर्मी थी ना, जो उसको कौन एक 30 ऑफिसर्स का बोर्ड होता था और उसमें 6 कमेटी होती थी। वही हो गया, हर कमेटी में 5-5 मेंबर हो गए। ईच कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स। दे आर, वो कौन कौन सी होती थी? इन्फेंट्री। इन्फेंट्री होती है जो पैदल सिपाहियों की होती है ना, उसको बोलते हैं जो पैदल सिपाही होते हैं। कैवलरी होता है घुड़सवारों वाली। एलिफेंट्स एंड चैरियोट्स, जो रथ वगैरह सारथी वगैरह होते हैं। नेवी एंड ट्रांसपोर्ट, ये 6 इनके ऊपर 6 कमेटियाँ बनाई जाती थी। इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियोट्स, नेवी एंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है इन द मौर्यन पीरियड देयर वर 2 टाइप्स ऑफ गूढ़ पुरुषा या डिटेक्टिव्स। 2 टाइप के ना गूढ़ पुरुष होते थे, मतलब जो डिटेक्टिव बोलते हैं, जिनको जो छुप छुप कर पूरे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेक्टिवनेस राजा को बताते हैं। तो कौन कौन से थे? संस्थान स्टेशनरी एंड संचारी वांडरिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है इकोनॉमी, मतलब उनकी इकोनॉमी कैसी कैसी थी। द स्टेट कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो स्टेट था वो सारी इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता था। टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स वेरिड फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जो टैक्स था वो कलेक्ट किया जाता था, पीजेंट्स होते किसानों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। कितना? जितना उनका प्रोड्यूस हुआ, या तो उसका जितने उनकी फसल हुई है, मतलब प्रोड्यूस हुआ जितना, उसका 1/4 या 1/6 से 1/4 से लेकर 1/6 पार्ट तक उनसे टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट है द स्टेट ऑल्सो प्रोवाइडेड इरीगेशन फैसिलिटीज़, इसको बोलते हैं सेतुबंधा एंड चार्ज वाटर टैक्स। जो स्टेट था ना वो इरीगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता था, उसको बोलते हैं सेतुबंधा एंड चार्ज वाटर, और वो वाटर पे टैक्स भी लेते थे। टोल्स वर ऑल्सो लेविड
ऑन कमोडिटीज ब्रोड टू टाउन फॉर सेल एंड दे वर कलेक्टेड एट गेट। जो टोल्स था ना वो भी लिया जाता था किन पर, कुछ जो कमोडिटीज़ थी ना वो दूसरे शहरों में ले जाई जाती थी, उन पर टोल लिया जाता था। कब? फॉर सेल, बेचने के लिए। जब ये टोल कहाँ पर लिया जाता था? गेट पर। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंट्री करते हैं, जो वो गेट होता है उस पर टोल लिया जाता था। द स्टेट इंजॉयड मोनोपोली इन माइनिंग, फॉरेस्ट, सॉल्ट, सेल ऑफ लिक्वर, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स एक्सेट्रा। जो स्टेट था ना वो क्या इंजॉय करता था? मोनोपोली। मोनोपोली होता है एकाधिकार, जो स्टेट का ही अपना एकाधिकार होता था, ओनली स्टेट का। किस पर? माइनिंग पर, खनन पर, फॉरेस्ट पर, जंगलों पर, सॉल्ट, सेल पर, सेल ऑफ लिक्वर, जो लिक्वर होती है, शराब होती है, उसकी सेल पर, या मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स, इन पर। ठीक है। नेक्स्ट है सोहोगोरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी। सोहोगोरा अभिलेख कहाँ पर है? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड महास्थाना, बोगारा डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश। इंस्क्रिप्शन डील विद द रिलीफ मेजर टू बी अडोप्टेड ड्यूरिंग अ फैमिन। इनमें ये बताया गया है कि भाई कैसे कैसे जब कोई भी फैमिन आता है, काल पड़ता है, तो कैसे उनसे रिलीफ प्रदान किया जाता है। तो किन किन इंस्क्रिप्शन में बताया गया है? सोहोगोरा में, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में, महास्थान में, इनमें सब में इसमें फैमिन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होती थी, बंदरगाहें? भरूकच्छ या भड़ोच, भरूकच्छ या भड़ोच, एंड सुपारा वेस्टर्न कोस्ट पर, एंड ताम्रलिप्ति इन बंगाल ईस्टर्न कोस्ट पर। तो कौन कौन सी थी? भरूकच्छ, भड़ोच एंड सुपारा वेस्टर्न कोस्ट पर, एंड ताम्रलिप्ति ईस्टर्न कोस्ट पर। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मौर्य पीरियड द पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स। जो पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स थे मोस्टली ऑफ सिल्वर, मेनली किसके बने हुए थे? सिल्वर के। वर द कॉमन यूनिट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की कॉमन यूनिट होती थी। ठीक है। अब नेक्स्ट है उनकी सोसाइटी, मतलब उनकी सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त इज नॉट एज रिजिड ऑन द वर्ण सिस्टम एज अर्लियर स्मृति राइटर्स। जो ये इनकी कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने क्या कहा है कि जो उनकी वर्ण सिस्टम था ना वो रिजिड नहीं था, मतलब कि भाई जिसको जो भी अपनाना होता था, जो उनसा भी उनको काम अपनाना होता था वो अपना सकते थे, वो रिजिड नहीं था, मतलब बिल्कुल कठोर नहीं था। एज द अर्लियर स्मृति राइटर्स, जैसा कि पहले अर्ली स्मृति राइटर्स ने लिखा है वो वैसा नहीं था। नेक्स्ट है कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, लुक्ड अपॉन द शूद्राज। जो शूद्र थे ना, ये क्या कहते हैं? जो शूद्र थे एज एन आर्यन कम्युनिटी, शूद्र थे वो आर्यन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। विच इज़ डिस्टिंग्यूज्ड फ्रॉम मलेच्छ और नॉन आर्यन कम्युनिटी। जो किन के बीच में वो जो किन से अलग करते हैं शूद्रों को? मलेच्छों से और नॉन आर्यन। मलेच्छ कौन होते हैं? नॉन आर्यन होते हैं। इन्होंने शूद्रों को क्या माना? आर्यन कम्युनिटी के माना। शूद्रों को क्या माना? आर्यन कम्युनिटी के माना। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ गैप बिटवीन वैश्याज। वैश्या कौन? मोस्ट ऑफ whom वर नाउ कंसंट्रेटिंग ऑन ट्रेड थ्रू अदर्स कंटिन्यूड कल्टिवेशन, एंड शूद्राज क्वाइट अ फ्यू ऑफ whom वर नाउ एग्रीकल्चरिस्ट एंड अदर बींग्स आर्टिजन्स। तो इन्होंने ना उनके दोनों के, वैश्यों और शूद्रों के बीच के गैप को ना कम किया, रिडक्शन किया उनका। वैश्य कौन होते थे? जो व्यापार करते थे, दूसरा कोई एग्रीकल्चर कर रहा है और उसको वो ट्रेड कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, कंटिन्यूड कल्टीवेशन। और शूद्राज क्या थे? जो खुद एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए थे, ठीक है, जो खुद फसलें उगाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज स्टेट्स दैट इंडियन सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। मेगास्थनीज ने क्या कहा कि जो इंडियन सोसाइटी थी ना वो 7 क्लासेस में डिवाइड हो गई थी। कौन कौन सी? फिलोसफर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ड्समैन, आर्टिजन्स, मैजिस्ट्रेट्स एंड काउंसलर। तो देखो फिलोसफर, फार्मर, सोल्जर, हर्ड्समैन। हर्ड्समैन कौन से होते हैं? हर्ड्समैन बोलते हैं जो चरवाहे होते हैं, पशुओं को चराते हैं जो। आर्टिजन्स होते हैं कारीगर वगैरह, मैजिस्ट्रेट एंड काउंसलर। द क्लासेस मेंशन्ड अबव अपीयर टू हैव बीन इकोनॉमिक देन सोशल। जो देखो आप एक बार ध्यान से देखो, ये किस पे
कैसे लग रहे हैं कि भाई वो जो काम करते थे उस पे डिपेंड है ना, ये इनका जो डिवाइडिंग है सोसाइटी का, वो किस पर है, जो वो काम करते थे, मतलब इकोनॉमी पर बेस्ड है, वो सोशल पर बेस्ड नहीं है, जिसने जहाँ पर जन्म लिया वो उसी कास्ट का हो गया, तो इस पर बेस नहीं है, तो ये किस पर बेस है, इकोनॉमिक सिचुएशन पर। दो मेगास्थनी स्टेटेड दैट देयर वर नो स्लेवरी इन इंडिया, जो स्लेवरी नहीं थी मतलब दास्तान नहीं थी, येट अकॉर्डिंग टू इंडियन सोर्सेज स्लेवरी वाज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, लेकिन फिर भी कुछ इंडियन सोर्सेज ये बताते हैं कि उस टाइम स्लेवरी थी ना जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन थी ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड के टाइम पे। It appears that Megasthenes was thinking of slavery in full legal sense as it existed in the West। इससे क्या अपीयर होता है कि मेगास्थनीज था ना जो वो पूरी उसके स्लेवरी के बारे में सोचता था, ठीक है, जो वेस्ट में एग्जिस्टेड होती थी, वो जो वेस्ट में मानी जाती थी। वुमेन ऑक्यूपाइड अ हाई पोजीशन एंड फ्रीडम, वुमेन्स की जो सिचुएशन थी वो पूरी हाई पोजीशन पे थी एंड फ्रीडम, और उनको पूरी स्वतंत्रता थी इन मौर्यन सोसाइटी। देखो लेटर वैदिक पीरियड में हमने क्या पढ़ा था, जो वुमेन थी ना उनकी बिल्कुल डेक्लाइनिंग पोजीशन थी, मतलब गिरी हुई स्थिति थी। मैत्रायणी संहिता में तो वुमेन को उनके 3 दोष बताया गया है, 3 दोषों में से एक बताया गया है, लेकिन इसमें मॉडर्न पीरियड में क्या था, वुमेन की जो पोजीशन बहुत हाई थी और उनको फ्रीडम भी थी। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य वुमेन वर परमिटेड टू हैव डाइवोर्स और रीमैरी, जो वुमेन को ना डाइवोर्स लेने की और दोबारा शादी करने की भी परमिशन थी। वुमेन वेन एम्प्लॉयड एज पर्सनल बॉडी गार्ड्स ऑफ द किंग, वुमेन को किंग का पर्सनल बॉडी गार्ड भी रखा जाता था। एंड स्पाइज एंड इन अदर डाइवर्स जॉब, और अलग अलग किसी भी जॉब में वो जा सकती थी। तो देखो कितनी अच्छी पोजीशन थी लेडीज़ की उस टाइम। नेक्स्ट है मौर्यन आर्ट, कि भाई मौर्यों की जो आर्ट थी उनकी कला कौन कौन सी थी। आनंद कुमार स्वामी क्लासिफाइड मौर्यन आर्ट इनटू 2 ग्रुप्स। आनंद कुमार स्वामी ने मौर्यों की आर्ट को 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सी, रॉयल या कोर्ट आर्ट, या फोक या पॉपुलर आर्ट। रॉयल मतलब जो सिर्फ राजा वगैरह के पास ही होती थी, एंड उन्हीं से रिलेटेड जो आर्ट थी। एंड फोक या पॉपुलर आर्ट, जो लोग थी, सामान्य लोग, जो आर्ट थी ना, सामान्य लोगों की जो कला थी वो। तो रॉयल कोर्ट आर्ट में द रॉयल पैलेस ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, ये कहाँ से मिला है, कुम्हरार पटना से, हमने पहले पढ़ा है। एंड सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, अशोकन पिलर केव्स, स्तूपा एक्सेट्रा। तो ये अशोकन पिलर केव्स ये क्या हो गए, इनसे क्या पता चलता है कि ये रॉयल थे, कोर्ट के थे, ये राज्य के थे। नेक्स्ट है फोक पॉपुलर आर्ट, जो लोग, सामान्य लोगों की जो आर्ट थी वो। फिगर स्कल्पचर ऑफ यक्षण यक्षिणी, यक्षण यक्षिणी की पूजा तो सामान्य लोग करते थे। एग्जाम्पल यक्ष ऑफ परखम मथुरा, ये कहाँ से मिली है, मथुरा से। एंड यक्षिणी ऑफ वेसनगर विदिशा एमपी से। छनवाड़ बियरर यक्षिणी ऑफ दीदारगंज पटना, ठीक है। तो ये यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली है, तो इससे हमें ये फोक और पॉपुलर आर्ट थी ये। नेक्स्ट है टेराकोटा ऑब्जेक्ट, टेराकोटा के बने हुए जो चीज़ें होती थी। इंस्क्राइब्ड स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ एम्परर अशोक या ब्रोकन रिलीफ स्कल्पचर ऑफ एम्परर अशोक, ये कहाँ से मिली है, कग्गनहल्ली कर्नाटका से। तो ठीक है, कुछ लोग जो मतलब पोर्ट्रेट बना देते थे अशोक के। पोर्ट्रेट क्या होते हैं, ऐसे तस्वीर सी बना देना। ब्रोकन रिलीफ स्कल्पचर ऑफ एम्परर अशोक, अशोक के जो स्कल्पचर वगैरह बनाए गए थे वो। द मौर्याज इंट्रोड्यूस स्टोन मेजनरी ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग अशोका, जो मौर्य थे ना उन्होंने स्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया अशोका के टाइम पे। फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन पिलर्स एंड वुडन फ्लोर एंड सीलिंग इंडिकेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एन 18 पिलर्ड हॉल हैव बीन डिस्कवर्ड एट कुम्हरार ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ पटना। तो कुम्हरार पटना में ना क्या हुआ, जो हमें स्टोन पिलर्स के बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। वुडन फ्लोर मतलब लकड़ी का फर्श बनाया गया था, और वहाँ से ना 80 पिलर्ड हॉल, मतलब पिलरों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। तो वहाँ पर कितने 80 पिलर्ड होल बनाया गया था, एक 80 पिलर लगाए गए थे एक होल में, हैव बीन डिस्कवर्ड बनाया गया था। सीइंग दिस फाहियान रिमार्क्स एज फॉलोज, फाहियान ने तो ये भी कहा है, दीज प्लेसेस आर सो ब्यूटीफुल, जो ये प्लेसेस थे बहुत ब्यूटीफुल थे, एंड एक्सीलेंट, दैट दे अपीयर टू बी द क्रिएशन ऑफ गॉड रादर देन ऑफ मैन, ये ऐसे अपीयर होते थे जैसे इनको गॉड ने क्रिएट किया है, ना कि मैन ने। अब नेक्स्ट है
द पिलर्स रिप्रेजेंटेड द मास्टर पीस ऑफ मौर्यन स्कल्पचर। जो पिलर थे ना, ये बहुत मास्टर पीस थे मौर्यन स्कल्पचर के, मतलब पिलर से उनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ईच पिलर इज मेड ऑफ सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन। एक पिलर था ना, जो हर एक पिलर सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन से बना हुआ था। ओनली देयर कैपिटल विच आर ब्यूटीफुल पीस ऑफ स्कल्पचर इन फॉर्म ऑफ लायंस और बुल्स आर जॉइंट विद पिलर ऑन द टॉप। और उन पिलरों पर ना लायंस या बुल की स्कल्पचर को लगाया जाता था उनके टॉप पर, पिलर्स के टॉप पर। ठीक है, अब नेक्स्ट है 4 लायन कैपिटल एट सारनाथ एंड सांची। 4 लायन, 4 लायन थे ना, वो कहाँ पर लगाए गए थे? सारनाथ एंड सांची के स्तूपों पर। कहाँ पर? सारनाथ एंड सांची के स्तूपों पर। लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ वाज एडोप्टेड एज नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। जो लायन है ना, जो एक शेर को जो लिया गया है, वो सारनाथ का जो सारनाथ के स्तंभ से जो शेर लिया गया, हमने पढ़ा है, वो नेशनल एम्बलम में भी यूज़ किया जाता है ना, उसका यूज़ जो कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। सिंगल लायन कैपिटल एट रामपुरवा एंड लोरिया नंदनगढ़। एक जो सिंगल लायन है वो कहाँ पर लगाया गया? लोरिया और नंदनगढ़ के स्तूपों पर। ठीक है, और जो 4 लायन लगाए गए हैं वो सारनाथ और सांची में। नेक्स्ट है सिंगल बुल कैपिटल एट रामपुरवा। जो सिंगल बुल, एक सिंगल बुल कहाँ पर लगाया गया? रामपुरवा में। कहाँ पर? रामपुरवा में। एक कार्व्ड एलिफेंट एट धोली एंड एनग्रेव्ड एलिफेंट एट कलसी। और ये एक कार्व्ड एलिफेंट, कार्व्ड होता है मतलब उनको खोद कर किसी पत्थर पर वो बना देना। ठीक है, खोदी गई है मतलब एलिफेंट की एक मूर्ति धोली में। एन एनग्रेव्ड एलिफेंट एट कलसी। एनग्रेव्ड भी क्या होता है? उत्कीर्ण कर देना, मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे ही पत्थरों में उत्कीर्ण कर देना। तो वो कहाँ से मिले हैं? कलसी से। अब देखो नेक्स्ट है द मौर्यन आर्टिजन्स हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूइंग आउट केव्स फ्रॉम रॉक्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। तो मौर्यन आर्टिजन से मौर्यन कामगारों ने क्या किया? मतलब केव्स को खुदाई शुरू की, केव्स को बाहर उनके निकाला, मतलब पत्थरों वगैरह को, और वहाँ पर केव्स बनाई। किन के लिए? रॉक्स से केव्स बनाई। किन के लिए? मॉन्क्स, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे ना, उनके रहने के लिए। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल आर बार्बर केव्स। तो जो सबसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल है वो बार्बर केव का है। सुदामा वर्ल्ड हट, चौपाड़ा ऑफ करना, ऋषि लोमेश। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हट है, सुदामा वर्ल्ड हट, चौपाड़ा ऑफ करना, ऋषि लोमेश, एक ऋषि लोमेश है उनके। इस जेहानाबाद अशोकन, ये कहाँ पर है? इस जेहानाबाद अशोकन, जेहानाबाद में है, वो अशोका के हैं। द अदर एग्जाम्पल्स आर नागार्जुनी केव्स इन गया या दशरथ। जो नागार्जुनी केव है गया में, वहाँ पर भी ये मिले हैं। नेक्स्ट है स्तूपा वर बिल्ट थ्रू आउट द एम्पायर टू एनश्राइन द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। स्तूप बनाए गए जहाँ पर जो बुद्धा वगैरह थे, जो इनके मॉन्क्स होते थे फेमस, उनके रेलिक्स अवशेष रखे जाते थे। ऑफ दिस द मोस्ट फेमस आर एट सांची एट भरूच। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट फेमस कहाँ पर है? सांची एंड भरूच में। नेक्स्ट है ये कुछ लिखा हुआ है जो रॉक एडिक्ट 6 में लिखा गया है। ठीक है, जो अशोका का रॉक एडिक्ट 6 था ना, उनमें एट ऑल टाइम्स वेदर आई एम ईटिंग और एम इन द वुमेन्स अपार्टमेंट और इन माई इनर अपार्टमेंट्स और एट द कैटल शेड और इन माई कैरियज और इन माई गार्डन वेयर एवर आई मे बी माई महामात्रा शुड कीप मी इन टच विद पब्लिक बिजनेस। के इसमें ये कहा गया है कि राजा कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, अपार्टमेंट में हो, अपने वुमेंस के अपार्टमेंट में हो, कैटल शेड में हो, या कहीं पर भी हो, उसकी जो जनता है ना, उसके जो महामात्र थे, उसकी जनता को से टच में रखते थे, मतलब वहीं पर उसको सारी इन्फॉर्मेशन देते थे। नेक्स्ट कलिंग रॉक एडिक्ट्स धौली। कलिंग रॉक एडिक्ट, जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया, उसमें क्या बताया गया है? उसमें राजा अशोक है ना, जो उन्होंने एक बात लिखी है, ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, कि सभी मैन है ना वो मेरे बच्चे हैं। ये किस में बताई गई है? कलिंग रॉक एडिक्ट में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा मौर्यन पीरियड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे कि भाई पोस्ट मौर्यों के बाद क्या क्या हुआ, या फिर परिगुप्ता पीरियड, या फिर गुप्तों के आने से पहले क्या क्या हुआ, उसके बारे में